कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जो आज से हजारों साल पहले इतनी मॉडर्न थी कि आज भी हमें हैरान कर देती है। आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, एक ऐसी पहेली की जिसे हम आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी पहेली है वो है एक ऐसी भाषा जिसे वो लिखते तो थे पर हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो चलिए आज की पड़ताल इसी खोई हुई लिपि के रहस्य से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हड़प्पा की सबसे मशहूर चीजें, उनकी मोहरें। हो सकता है ये उस जमाने के पहचान पत्र हों या शायद व्यापार की कोई गारंटी। इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं और कुछ रहस्यमयी निशान। यही निशान उनकी भाषा हैं। एक ऐसी पहेली जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े विशेषज्ञ आज तक हल नहीं कर पाए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम उनकी भाषा ही नहीं समझ सकते तो फिर हमें ये सब कैसे पता चला? हम कैसे कह सकते हैं कि वे कैसे रहते थे, क्या सोचते थे या उनका समाज कैसा था? इसका जवाब उन्हीं चीजों में छिपा है जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए। उनके शानदार शहर, मिट्टी के बर्तन, गहने और औजार, ये सारी चीजें खामोश गवाह हैं जो हमें बिना शब्दों के अपनी कहानी सुनाती हैं। और देखिए, ये सभ्यता कोई 100-200 साल पुरानी नहीं थी। हम हजारों सालों की बात कर रहे हैं। इसका सफर लगभग 6000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 2600 ईसा पूर्व तक ये अपने चरम पर थी। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक कुछ हुआ और ये महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। और हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग वो हैं उनके शहर, जो आज के जमाने के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं हो रही है। हड़प्पा सभ्यता आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। 2000 से भी ज्यादा जगह मिली हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क था। और सबसे कमाल की बात ये है कि हड़प्पा के शहर ऐसा लगता है जैसे आज के किसी आर्किटेक्ट ने पूरी प्लानिंग के साथ बनाए हों। ऐसा नहीं कि बस जहां जगह मिली वहां घर बना लिया। नहीं, हर गली, हर सड़क, हर नाली, सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। जरा शहरों की बनावट देखिए। ज्यादातर शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर था, जिसे दुर्ग कहते हैं। शायद वहां शहर के बड़े लोग या शासक रहते होंगे। और फिर था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। और सड़कें सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, एकदम किसी चेस बोर्ड की तरह। लेकिन एक चीज जो सबको हैरान कर देती है, वो है उनकी नालियों की व्यवस्था। एक शुरुआती आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतनी बढ़िया जल निकासी प्रणाली उन्होंने किसी भी प्राचीन सभ्यता में नहीं देखी थी। जरा सोचिए, आज से 4-5 हजार साल पहले हर घर की अपनी नाली थी, जो गली की मेन नाली से जुड़ती थी। और ये नालियां कच्ची नहीं थीं, पक्की ईंटों से बनी थीं। और तो और उन्हें ऊपर से ढका भी जाता था ताकि उनकी सफाई आसानी से हो सके। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांति थी। अच्छा, शहर तो बड़े कमाल के थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग खाते क्या थे? उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब थोड़ा उनके खान पान पर नजर डालते हैं। खुदाई में जो जले हुए अनाज और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उनसे हमें उनके मेन्यू का अंदाजा लगता है। वो लोग गेहूं, जौ, दालें ये सब खाते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवर पालते थे। और हाँ, शिकार भी करते थे, जैसे हिरण का। मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अब सवाल ये है कि वो इतना अनाज उगाते कैसे थे? तो देखिए, हमें मिट्टी की बनी बैल की मूर्तियां मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। और इसका पक्का सबूत, मतलब एकदम पक्का सबूत, हमें राजस्थान के कालीबंगन में मिला है, जहां एक पूरा का पूरा जुता हुआ खेत ही मिल गया। अब हड़प्पा के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां बारिश कम होती रहे, तो जाहिर है खेती के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता होगा। और उन्होंने किया भी। हमें अफगानिस्तान में नहरों के सबूत मिले हैं और गुजरात के धोलावीरा में तो पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब या जलाशय मिले हैं। शहर देख लिए, खेती देख ली। अब बात करते हैं उन चीजों की जो वो अपने हाथों से बनाते थे, क्योंकि इन चीजों से भी उनकी कला, उनके व्यापार और उनकी जिंदगी की कहानी पता चलती है। ये देखिए,
तरह तरह के मनके, ये बाट और ये पत्थर के औजार, ये सारी चीजें बताती हैं कि वो कितने माहिर कारीगर थे। खासकर ये बाट, ये हर जगह एक ही वजन और आकार के मिले हैं। इससे पता चलता है कि उनका व्यापार कितना मुनज्जम, कितना रेगुलेटेड था। और हाँ, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका मतलब है कि वो तांबे और कांसे जैसी धातुओं को पिघलाकर उनसे चीजें बनाना जानते थे। इन्हीं धातुओं से वो अपने मजबूत औजार और हथियार बनाते थे। और ये एक बहुत ही आम सी चीज है, एक चक्की जिस पर अनाज पीसा जाता था। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर ऐसी बहुत सी चक्कियां मिली हैं। ये छोटी सी चीज हमें सीधा उनके किचन में ले जाती है और बताती है कि वो रोटी बनाने के लिए आटा कैसे तैयार करते थे। तो इन सारे सुरागों को जोड़ने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम घूम फिरकर वापस उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। ये एक बहुत ही विकसित, बहुत ही संगठित सभ्यता थी। बेहतरीन शहर थे, कमाल की साफ सफाई की व्यवस्था थी, वो कुशल कारीगर थे और एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। हम उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन ये सारी जानकारी हमें सिर्फ उनके छोड़े बाए सामान से मिली है। उनकी अपनी आवाज, उनके अपने शब्द, वो तो हमेशा के लिए इन रहस्यमय निशानों में कैद होकर रह गए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, इन निशानों में कौन से राज दफन हैं? क्या इनमें राजाओं रानियों की कहानियां हैं या पूजा पाठ के मंत्र? जब तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं लेते, सिंधु घाटी की ये कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी।